नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आइए आज थोड़ी चर्चा अपने प्रधान सेवक साहब की जाए। 2 बार वो राष्ट्र की सेवा कर चुके हैं और लालायित है कि तीसरी बार भी राष्ट्र की सेवा करें। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब बात शुरू से करते हैं जहां से मेरी थोड़ी जानकारी है। मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड था, अमर उजाला में था। बहुत पहले की बात है, 2000 के आसपास की बात है, 99-2000 के आसपास की बात है। उस समय मेरी बहुत राजनीतिक बहुत मतलब चेतना भी नहीं थी और बहुत कुछ मेरी बहुत जानकारी भी नहीं थी। अमर उजाला में सिंपल से रिपोर्टर था, मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड था। तो उस समय नरेंद्र मोदी बड़ा नाम थे और गुजरात की राजनीति में दोनों पक्षों जो भी मतलब गुजरात की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न धड़े थे, उन सब धड़ों वो सारे के सारे धड़े ही मोदी जी की से नाराज चल रहे थे। और ये सब मैंने ऐसा कहा जाता था कि उन दोनों सारे जो भारतीय जनता पार्टी जो भी वहाँ धड़े थे उनमें झगड़ा लगाने के लिए मोदी साहब जिम्मेदार थे। इसलिए उनको हिमाचल, हरियाणा और पंजाब का महासचिव प्रभारी बना करके भेज दिया गया था कि आप गुजरात की राजनीति से थोड़ा दूर रहिए। उसी समय वो चंडीगढ़ भी आते जाते थे। उनसे मेरी शुरुआती 1-2 मुलाकात उन्हीं हुई थी। मुझे नहीं मालूम था कि नरेंद्र मोदी साहब किस स्तर के नेता हैं, क्या हैं, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को मैं देखता था तो इस नाते उनसे मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई थी। जो कंधे पे हाथ रख के बड़ी आत्मीयता से बात करते थे और कुछ अतिरिक्त लगाव वो पत्रकारों के साथ दिखाते थे। बहरा ये तो सिलसिला था। मैंने फिर वो चले गए, मैं भी दूसरी जंग को होता हुआ चला आया। उस समय जो वहां पर थोड़ी बहुत जानकारी मिली वो यही मिली जैसा लोगों ने बताया। वहां के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये गुजरात के बड़े नेता रहे हैं और वहां गुजरात की भारतीय जनता पार्टी के जो धड़े थे उनमें लगोल भजोल के चलते इनको वहां की राजनीति से दूर कर दिया गया। तो उसके बाद मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने तमाम बातें गुजरात के बारे में फैलाई और गुजरात मॉडल की बात भी बहुत तेजी से होने लगी है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो टेक्नो सावी पार्टी है, ये मानना पड़ेगा। बहुत पहले ही उन्होंने टेक्नोलॉजी की ताकत को समझ लिया था और उसी नाते वो लोग काम कर रहे थे। उनका तमाम आईटी सेल है। आईटी सेल, एक बात मैंने पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पास पहले भी था और बड़ा मजबूत आईटी सेल था उनका, लेकिन एक इतना मारक और घातक आईटी सेल नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद ही बना और अब तो खैर उसकी चर्चा ही है। अब गुजरात में जाकर के उन्होंने राजनीति के तमाम झटके झटके भी दिखाए। जैसे टाटा की फैक्ट्री जब वहाँ बंगाल से हटी तो उन्होंने कहा कि एक क्लिक पे मैंने टाटा की फैक्ट्री यहाँ गुजरात में मंगा ली। ये सब चीज़ें वो करते थे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं चंडीगढ़ से भी बहुत शानदार और बहुत बढ़िया एक शहर बनाऊंगा गुजरात में, धौलेरा सिटी। धौलेरा सिटी के नाम पे अभी भी जाइए, खाली ज़मीन वहाँ पड़ी है और हज़ारों करोड़ का उसमें और अन्याय किया जा चुका है। जो भी है, बहरहाल चंडीगढ़ तो क्या वो कोई सा भी शहर वहाँ नहीं बसा पाए नया, लेकिन बहरहाल गुजरात में उन्होंने तमाम झटकों झटकों से अच्छा शासन चलाया और आपके भी जीते हो। और उस गुजरात मॉडल का एक फेक सा वो बना करके और उसके चलते उनका जो आईटी सेल था उसने बहुत बुरी तरीके से चीज़ों को फैलाया और अंततः नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बन गए। उनको प्रधानमंत्री बनने के पहले भी संघ ने पूरा बाकायदा अपना वो दिखाया, अन्ना हजारे खड़े हुए और सब सारी चीज़ें हुई और उसके बाद फिर एक माहौल बनाया गया। उस माहौल में नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बन गए। बातें ही उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि वो प्रधान सेवक है और संसद के उन्होंने बाकायदा चरण छुए जाते समय, क्या नाम। उसके बाद से जो ये दशक है पूरा ये नरेंद्र मोदी के नाम रहा, इसमें कोई शक नहीं है। रोना धोना, बड़े बड़े भाषण देना, लच्छेदार भाषण देना और हर मौके पे फ्लॉप साबित हो जाना, ये उनकी राजनीति का मुख्य अंग है। किसान आंदोलन से वो नहीं निपट पाए, वो बहुत बुरी तरीके से उन्होंने उसमें सैकड़ों किसान मर गए और उन्होंने अपने बिल वापस ले लिए। कोरोना का जो पूरा सिनेरियो था उसमें भी नरेंद्र मोदी साहब का पूरा इंतजाम फेल रहा, लाखों लोग मर गए, ये सब भी था।
हाँ, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि भाषण बहुत लच्छेदार देते हैं। और वो भाषण जैसे उनके जो पुरखे थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो भी लच्छेदार भाषण देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने और नरेंद्र मोदी दोनों ने ही अपने लच्छेदार भाषणों का ही आनंद लिया और उसी का दिया खाया उन्होंने। नरेंद्र मोदी साहब या प्रधान सेवक, उनको जो भी कह लीजिए, उनके पूरे कार्यकाल में एक भी ऐसी बड़ी समस्या नहीं थी जो आई और जिसका उन्होंने बहुत ही संतोषजनक समाधान किया हो। जो भी समस्याएं उसमें, उन समस्याओं से निपटने में वो या तो सिरे से गायब हो गए या फिर फ्लॉप हो गए। और अंत में वो रोने धोने में भी माहिर हैं। जब कहीं बहुत ज्यादा फ्लॉप हो जाते हैं तो रोने लगते हैं। ये सिलसिला लंबा चला और उसने उनको 10 साल का प्रधानमंत्रित्व दिया ही। लेकिन कहीं ना कहीं जब आदमी के पास देने को कुछ नहीं होता और वो ठपोरशंख की राजनीति करता है जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने की है, तो चीजें गड़बड़ाने लगती है चीजें। कर्नाटक के चुनाव का रिजल्ट जो है वो इसी बात को दर्शाता है कि कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने वो सारे लटके झटके दिखाए, फूल फेंक करके अपनी वो कराना, ये सब सारी बातें की, लेकिन एक ही चूंकि उसमें कुछ भी सार नहीं था, इसलिए कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। और भारतीय राजनीति में कुछ नई चीजें वो लेकर के आए, जैसे चुनी हुई सरकारें गिरवा देना और वो सब करना। हालांकि उसका बहुत लाभ उनको नहीं हुआ, लेकिन भारतीय राजनीति की ये देन उनकी मानी जाएगी कि किस तरीके से उन्होंने और उनके जोड़ीदार शाह साहब ने चीजों को खराब किया है। भारतीय राजनीति में बहुत से तत्व लेकर के आए वो। और उससे भी बड़ी चीज जिसके लिए वो जाने जाएंगे जब वो नहीं रहेंगे, मतलब गद्दी से हट जाएंगे, तो वो जो उन्होंने पूंजीपतियों के हित में बहुत से तमाम काम किए और नियमों कानूनों से सबसे परे जा करके और बहुत ही खुले ढंग से उन्होंने अडानी तो खैर उनके एक तरीके से उन्हीं के प्रोडक्ट है, बाकी भी उद्योगपतियों को भी उन्होंने बहुत कुछ किया, काम किया और उनको फायदा पहुंचाया। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उद्योगपतियों को जितने संभव तरीके से वो फायदा पहुंचा सकते थे उन्होंने पहुंचाया। इस तरीके से खुले उद्योग, ऐसा नहीं है कि उद्योगपतियों कोई उनके पहले जो लोग शासन करते रहे वो उद्योगपतियों से बड़ा शत्रु भाव रखते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से खुले उन्होंने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया, जिसमें अडानी सबसे बड़े नाम है, ये भी नरेंद्र मोदी साहब की देन ही मानी जाएगी। कुल मिलाकर के मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब जब आए प्रधानमंत्री के तौर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, तो बहुत बड़े बड़े वायदे उन्होंने किए, लेकिन शायद वो भी जानते थे कि इन वायदों को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। और वो एक निश्चित छोटे से वर्ग के हित के लिए आए थे। उस वर्ग को उन्होंने बखूबी बहुत फायदा पहुंचाया। और ये कहने मुझे संकोच नहीं कि आम जनता को उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। उनके पीछे जो राम मंदिर की लहर चल रही थी, जो अभी भी है, हो सकता है राम मंदिर की लहर अपने प्रधान सेवक साहब को तीसरा टर्म भी दे प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है भविष्य में जब भी प्रधानमंत्रियों का आकलन होगा तो अपने नरेंद्र मोदी साहब या प्रधान सेवक जो भी कहिए, उनको एक पैराग्राफ से स्थान ज्यादा नहीं मिलेगा। ये इतना मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और शायद उनके हीरो से जीरो बनने की कहानी कर्नाटक चुनाव के साथ शुरू हो चुकी है। अब देखिए क्या होता है, देखना दिलचस्प अनुभव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।